हाइड्रोजन। फर्स्ट नंबर क्या है, OH। तो कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ कार्बन से कौन अटैच है, और कार्बन। तो किसको दोगे आप, ऑक्सीजन को। यहाँ कार्बन से कार्बन है और कार्बन से Br है, इट मीन ये सेकंड आएगा और ये थर्ड आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड बताना क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर, लेकिन ये अपना कहाँ पर है, फोर्थ नंबर प्रायोरिटी यहाँ पर है। चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। आर का एस, एस इज द आंसर। क्या बताया था, आर का, समझ में आ गया क्या है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर किसको दिया, ब्रोमीन को। सेकंड नंबर किसको दिया, हाइड्रोजन को। थर्ड नंबर COOH को। और फोर्थ नंबर ऊपर वाले को। क्या आएगा, फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड पे जाना है तो फोर्थ से होके जाएंगे यूं करके। अभी अभी समझाया यूं करके। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस। अब लेकिन ये इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ नंबर इस वाली लाइन पे, आंसर क्या होगा, एज इट इज रहेगा या चेंज होगा। अरे इस पर है ना फोर्थ नंबर, तो आंसर क्या रहेगा, नो चेंज। ठीक है, क्लियर है। सर एच, HLO फोर्थ नंबर आएगा बेटा, समझा नहीं राजेश में। हेलो कि OH, क्या कह रहे हो आप, क्लियर करो। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये देखो, ये आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। क्या क्या कंप्लीट करा दिया, RS। सर हाइड्रोजन को फोर्थ नंबर आएगा, हाँ बेटा वेरी गुड। हाइड्रोजन को तो फोर्थ नंबर आएगा। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। ठीक 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 ठीक। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा सही करते हैं अपन। प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं एक बार। फर्स्ट इसको आएगा और हाइड्रोजन को कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा। इसको कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। और इसको कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। सॉरी बेटा, है ना। फर्स्ट से सेकंड पे चलो और सेकंड से थर्ड पे चलो। अपन चले क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आर, ठीक है। इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पर तो आंसर क्या होगा, चेंज होगा। आर का एस, वो दोनों के आंसर ऐसे हैं भाई, दोनों का। सॉरी बेटा, ठीक है, ओके बेटा, गुड। राजेश थैंक यू। तो मेरे किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, हो जाता है, फिर भी कई बार हो जाता है कंफ्यूजन। क्लियर है बेटा। ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको क्या करा दिया, स्मॉल डी, स्मॉल एल, कैपिटल डी, कैपिटल एल, आर और एस। आपकी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब मैं आपके लिए शुरू करता हूँ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पर, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पर, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पर कैसा रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन होता है। तो फ्री रोटेशन से जो आइसोमेरिज्म मिलती है वो मुझे कौन सी मिलती है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है यहाँ तक की बात, ध्यान से सुनना बेटा। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड पर फ्री रोटेशन होता है तो उससे जो आइसोमेरिज्म मिलती है वो क्या होती है, कन्फर्मेशनल, है ना। और कन्फर्मेशनल में दो लिखा रखी है, चेक करो बेटा अपने में। तो उसमें एक तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन और एक लिखा रखी है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। कल क्लियर है यहाँ तक की बात। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3, CH3। इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। इसका मतलब कार्बन कार्बन, और हर कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं। और इससे भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्लियर है बेटा, गॉट इट। अभी अभी कल मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आगे वाले कार्बन को, फ्रंट कार्बन को तो डॉट के द्वारा और पीछे वाले कार्बन को सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात। इस आगे वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। और पीछे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। आगे वाले कार्बन को तो कांस्टेंट कर देता हूँ और पीछे वाले कार्बन को 360 डिग्री के एंगल से, सॉरी 360 क्यों, अच्छा एक बात देखो,
यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 120। यहाँ से यहाँ तक 120 और यहाँ से यहाँ तक 120 का। क्लियर है? और ये इन दोनों के 120 के मिड में आ रहा है, तो ये एंगल कितने का होगा? 60 का। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब मैं इस एग्जांपल में क्या करता हूँ, आगे वाले कार्बन को तो कांस्टेंट करता हूँ और पीछे वाले कार्बन को कितने डिग्री से रोटेट कर देता हूँ? 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ। कितने डिग्री से रोटेट किया? 60 से। 60 से रोटेट करूंगा आगे वाले कार्बन को डॉट से और पीछे वाले कार्बन को सर्कल से। मैंने आगे वाले को तो रोटेट किया नहीं, पीछे वाले को रोटेट किया, तो आगे वाला तो क्या रहेगा? एज इट इज। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जो पीछे वाला हाइड्रोजन होगा वो इसके पीछे आ जाएगा, ये वाला इसके पीछे चला जाएगा और ये वाला इसके पीछे चला जाएगा। क्या कंडीशन आएगी? अब देखो पीछे चला जाएगा दिखेगा नहीं, इसलिए उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट डॉट। इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसमें दो फॉर्म बनती है, तो स्टैगर्ड फॉर्म और एक एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये वाली फॉर्म तो कहलाती है स्टैगर्ड और ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है? एक्लिप्स्ड। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये क्या कहलाती है? एक्लिप्स्ड फॉर्म। कर लोगे आसानी से? ये हो गया इथेन का कंफर्मेशनल एनालिसिस। मुझे एक बात बताओ, किसकी एनर्जी ज्यादा है? स्टैगर्ड की या एक्लिप्स्ड की? वेरी गुड, राइट आंसर। ज्यादा एनर्जी किसकी है? एक्लिप्स्ड की। क्यों है? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास है। जब मॉलिक्यूल पास पास है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ पर तो बेटा दूर दूर है, डिस्टेंस में। मैंने स्टेबल नहीं पूछा, मैंने एनर्जी पूछी है। एनर्जी, एनर्जी किसकी ज्यादा है? एनर्जी स्टेबल तो यही है, आंसर सही है अगर स्टेबल केस में क्या है, लेकिन एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो स्टैगर्ड फॉर्मेशन एंड एक्लिप्स्ड फॉर्मेशन, किसकी ज्यादा है बेटा पूरी की पूरी एनर्जी? एक्लिप्स्ड की एनर्जी ज्यादा है। क्यों है एक्लिप्स्ड की एनर्जी ज्यादा? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट लाइज इन बिटवीन एडजेसेंट पोजीशन। एक दूसरे कहाँ है? पास पास है, और पास पास होने की वजह से उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन से एनर्जी, और एनर्जी इंक्रीज तो स्टेबिलिटी कम। ठीक है, वेरी गुड। इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है? इस तरीके से। ठीक है, ये स्टैगर्ड एक्लिप्स, स्टैगर्ड एक्लिप्स, स्टैगर्ड एक्लिप्स। ठीक है, ये वाला एनर्जी किसकी कम है बेटा? फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ और इसको क्या देता हूँ? सेकंड। तो याद रखना, ये वाला क्या होगा? फर्स्ट। एनर्जी किसकी ज्यादा है? सेकंड। सेकंड को फिर से मैंने कितने पे घुमाया? 60 पे। यही कंडीशन आएगी, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और सो ऑन। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, ये हो गया आपका कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। अब आपके सिलेबस में है कंफर्मेशनल, बना लो इसे फटाफट, बना लो इसको और इस ग्राफ को, दोनों को बनाओ। वेरी गुड, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। और ब्यूटेन होते ही आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? कंप्लीट। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे पहले यूनिट फोर्थ, एरीन एंड एरोमेटिसिटी। ठीक, अभी बता दें, अभी बता देते हैं एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। Enantiomers are those isomers which are mirror image of each other but does not superimpose on their mirror image is known as enantiomers। अभी बता दूंगा दोबारा। और डाइस्टोरियोमर्स क्या थे? which are not mirror image of each other and which are not also superimposed on each other। ठीक है, गॉट इट बेटा? क्लियर है? आगे बात करें, चलो। अब अपने सिलेबस में है ब्यूटेन का कंफर्मेशनल एनालिसिस। ठीक है, हेडिंग लिख लो, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। अब अगर मैं क्या करूं बेटा, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? इसको मैं कर दूं CH3, इसको मैं कर दूं CH2, इसको मैं कर दूं CH2 और इसको मैं कर दूं CH3। क्लियर है यहाँ तक की बात? अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? CH3। और एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ के लगा दूं CH3, तो ये क्या हो गया? CH3, CH2, CH2, CH3। ये क्या बन गया आपका? ब्यूटेन। और अब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? देखो बोर्ड पर देखना, आगे वाले फ्रंट कार्बन को तो किसके द्वारा? डॉट के द्वारा। और रियर कार्बन को सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे कितने ग्रुप जुड़ रहे हैं? 3। क्लियर है यहाँ तक बात? पीछे कितने ग्रुप जुड़ रहे हैं? 3। ठीक है, आगे ये आगे वाले कार्बन से एक क्या जुड़ा हुआ है? CH3। पीछे वाले कार्बन से एक से क्या जुड़ा हुआ है? CH3। और रिमेनिंग क्या है? हाइड्रोजन।
क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? मैंने इसका कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लिया? न्यूमान न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कौन सा है ये? स्टैगर्ड। ओके गॉट इट। ये कौन सा है? स्टैगर्ड। अब मैंने क्या किया बेटा, आगे वाले कार्बन को फिर से कांस्टेंट रखा और पीछे वाले कार्बन को कितने डिग्री से रोटेट कर दिया? 60 डिग्री से। जब 60 से रोटेट करूंगा तो ये आगे वाला तो एज इट इज रहेगा, CH3 इसके पीछे चला जाएगा, H इसके पीछे चला जाएगा और ये H इसके पीछे चला जाएगा। क्या कंडीशन आएगी बेटा? CH3 H और H। ये CH3 किसके पीछे चला जाएगा? इसके CH3, ये H और ये H। क्लियर है यहाँ तक की बात? बन गया ये कंफर्मेशन। ठीक है, अब फिर से इसको मैं क्या करता हूँ, आगे वाले कार्बन को कांस्टेंट रखता हूँ और पीछे वाले को क्या करता हूँ, कितने से रोटेट करता हूँ? 60 डिग्री से। अच्छा ये तो स्टैगर्ड फॉर्म हो गई। ये कौन सी हो गई? एक्लिप्स्ड। ये कौन सी हो गई? एक्लिप्स्ड। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, आगे वाले को कांस्टेंट रखता हूँ। मैंने रखा आगे वाले को कांस्टेंट और पीछे वाले को कितने से रोटेट कर दिया? CH3 H और H। क्लियर है यहाँ तक की बात? जब मैंने 60 से रोटेट किया तो CH3 कहाँ जाएगा? यहाँ पर। वेरी गुड। यहाँ क्या आ जाएगा? H और ये क्या आ गया? क्लियर है यहाँ तक की बात? दैट फॉर्म विल बी नोन एज ए गॉस फॉर्म। दैट फॉर्म विल बी नोन एज गॉस फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या करता हूँ मैं, आगे वाले कार्बन को क्या किया मैंने? कांस्टेंट किया और पीछे वाले कार्बन को किस क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। कितने से रोटेट कर दिया? CH3 H और H। कितने से रोटेट किया बेटा? 60 डिग्री से। जब मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट करता हूँ तो CH3 के पीछे कौन चला जाएगा? CH3 चला जाएगा, H के पीछे H चला जाएगा और इस H के पीछे H। ठीक है, इसका मतलब पूरी तरीके से क्या कर लिया है? देखो, क्या ये आगे वाला हाइड्रोजन इस CH3 को कंप्लीटली कवर्ड कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर CH3 पीछे वाले CH3 को कंप्लीटली कवर्ड कर लेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, दैट इज नोन एज फुल्ली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। क्या बेटा? फुली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। समझ में आ गया क्यों? ठीक है, तो ब्यूटेन का जब अपन कंफर्मेशनल एनालिसिस करते हैं तो कितने फॉर्म मिलते हैं? 4 फॉर्म। पहला कौन सा है? स्टैगर्ड, देन एक्लिप्स, देन गॉसियन और देन फुली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। सबसे ज्यादा एनर्जी, क्वेश्चन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एनर्जी फुली एक्लिप्स्ड। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? फुली एक्लिप्स्ड की। क्यों होगी सबसे ज्यादा एनर्जी? ये बड़े बड़े ग्रुप्स एक दूसरे के पास पास और एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। जितना ज्यादा रिपल्शन उतनी ज्यादा एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? फुली एक्लिप्स्ड की। क्लियर है यहाँ तक की बात? फुली एक्लिप्स्ड से कम एनर्जी किसकी होगी? एक्लिप्स्ड की। एक्लिप्स्ड से कम गॉश और गॉश से कम स्टैगर्ड। ओके गॉट इट, वेरी गुड। चलूँ आगे? ठीक है, इसका ग्राफ बनाता हूँ। एनर्जी का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ग्राफ देखना बेटा। देखो, सबसे पहले इसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है। इसको फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, अब मैंने इसका रोटेशन करवाया। रोटेशन कितने डिग्री से करवा रहा हूँ बेटा? 60 डिग्री से। कितने से? 60 डिग्री से। यहाँ पर कौन सी फॉर्म है सबसे पहले? स्टैगर्ड। तो मैंने लिख दी स्टैगर्ड। स्टैगर्ड से कौन सी फॉर्म में बनेगी बेटा? एक्लिप्स। एक्लिप्स।
एक्लिप्स से फिर इसकी एनर्जी एक्लिप्स के कंपेयर में थोड़ी सी कम है, तो ग्राफ का आएगा थोड़ा सा नीचे आएगा। क्लियर है? और इससे बन रही है ग्राफ, इससे क्या जाएगा ऊपर। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये आएगा ग्राफ। ये कौन सा कंफर्मेशन है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड से ज्यादा एनर्जी किसकी है? एक्लिप्स। एक्लिप्स से एनर्जी किसकी कम है? गॉसियन। गॉसियन से ज्यादा एनर्जी किसकी है? फुली एक्लिप्स। और फिर फुली एक्लिप्स में बेटा मेरी बात सुनना, फुली एक्लिप्स को मैं आगे वाले कार्बन को मैं कांस्टेंट कर दूं और पीछे वाले को कितने से रोटेट करूं? 60 डिग्री से, तो कौन सी फॉर्म बनेगी? क्या स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी? गॉश बनेगी बेटा। ये तो 180 डिग्री पे घूम गया बेटा, दोनों ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे 60 डिग्री घुमाऊंगा तो यहाँ नहीं आएगा, तो कौन सी फॉर्म बनेगी? गॉशे फॉर्म बनेगी। गॉशे फॉर्म को मैं फिर 60 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो क्या बनेगा बेटा? फिर से एक्लिप्स फॉर्म बनेगी। एक्लिप्स फॉर्म बनेगी, और एक्लिप्स को फिर मैं 60 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो स्टैगर्ड। तो ये इसका ग्राफ आता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? लो बना लो इसे। ठीक है, क्लियर है बेटा? हम्म। अब अपना ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया। अब दो चीज और पूछनी है मुझसे तुमने, एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स। तो लिखो, हेडिंग लिखो एनेंशियोमर्स। हेडिंग लिखो बेटा सभी, एनेंशियोमर्स। ये बना लिया? थोड़ा टाइम और दूं? बना लिया ना ये वाला? हेडिंग क्या लिखी आपने? एनेंशियोमर्स। देखो बेटा, एनेंशियोमर्स आर दोज आइसोमर्स, एनेंशियोमर्स आर दोज आइसोमर्स, enantiomers are those isomers which are mirror image of each other. Enantiomers are those isomers which are mirror image of each other, which are mirror image of each other, but but not superimposed, but not superimposed, but not superimposed on their mirror image, not superimposed on their mirror image, is known as enantiomers, is known as enantiomers। देखो बेटा, बोर्ड पे मैं आपके आगे एनेंशियोमर्स बनाता हूँ। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? देखो इधर देखो बेटा बोर्ड पे, सपोज दैट कोई मॉलिक्यूल है ए बी सी डी। ये कार्बन कैसा हो गया? कायरल कार्बन हो गया। क्यों हो गया? चारों चारों क्या डिफरेंट है। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? मिरर लगा दिया। मिरर लगाने के बाद ये लो और ये लो, मिरर लगाऊंगा तो मिरर में राइट वाला तो कहाँ दिखाई देता है? लेफ्ट में। और लेफ्ट वाला, टॉप वाला टॉप में, और बॉटम वाला अब पैर ऊपर दिख जाए और सिर नीचे तो भाग जाएगा आदमी डर के मारे। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। इसका मतलब ऊपर क्या? ए देन सी, इधर क्या आएगा? डी, और देन बी। अब अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करो, और अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करके इस मॉलिक्यूल को बोर्ड से बाहर निकाल लो। निकाल लिया मैंने बोर्ड से बाहर, और बोर्ड से बाहर निकाल के थोड़ा बैक लाया और इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। ए के ऊपर, सी के ऊपर सी, बी के ऊपर डी, और डी के ऊपर बी। क्लियर है यहाँ तक की बात? आया ना? ठीक है ना? इट मीन दीज बोथ आइसोमर्स आर एनेंशियोमर्स। समझ में आ गई? एनेंशियोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एग्जांपल लिख लो, बट डज नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। सुपर इम्पोज्ड नहीं होते। एक तो आपने एनेंशियोमर पूछा, एक क्या पूछा आपने? डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, दो चीजें, दो तीन चीजें और बता देता हूँ। ठीक है बेटा, एनेंशियोमर में आपको एक बताता हूँ, रेसिमिक मिक्सचर पढ़ा होगा आपने। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज अ रेसिमिक मिक्सचर? इट इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन विच 50% D form and 50% L form will be present.
will be known as racemic mixture. पढ़ा होगा 12th में. A equimolar mixture of optically active compound in which 50% small d form and 50% small l form will be present is known as racemic mixture. Racemic mixture is optically inactive due to पेपर में यहाँ थोड़ी लिख के आओगे. पेपर में कैसे लिखोगे? एक वर्ड है, मैं उस वर्ड को सुनना चाह रहा हूँ आपसे. रेसिमिक मिक्सचर बराबर है, बिल्कुल सही है, खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तोड़ देंगे. और पेपर में कैसे लिख के आओगे? ऐसे लिख के आगे इक्वल ऐसा जहाँ रह जाए. सोचो. देखो मैं बताता हूँ. तुमने वो देखा है बेटा, वो टीवी पे प्रोग्राम आते हैं. सपोज दैट, सुनना मेरी बात. सपोज दैट मैं मार्केट गया, ठीक है, और मार्केट में मुझे 50 का नोट दिख गया पड़ा हुआ. अपन तुरंत उस पर पैर रख देते हैं, खड़े हो जाते हैं. ऐसे फिर ऐसे वेव करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया. तो हमने जब उस पर पैर रख दिया तो अपन तुरंत सोच रहे हैं, तो अपने दो साइड देखा, टीवी में दिखाते, एक तरफ ईवल आ जाता है, एक तरफ एंजल आ जाता है. ईवल क्या कहेगा मेरे से? उठा ले, सांप की पार्टी की व्यवस्था है, बढ़िया खासी. और एंजल क्या कहेगा दूसरा? नहीं, नहीं लेना, किसी गिरे बेचारे उसको कितना दुख हो रहा होगा. ईवल क्या कहेगा? बकवास करता है, इसका क्या, कुछ भी कहता रहता है, तू मेरी सुन. ठीक है. तो अपने मन में, मेरे मन में, मेरा मन ही मना कर रहा है, मेरा मन कह रहा है कि उठा ले, और मेरा मन ही कह रहा है मत उठाए. ठीक है ना. अब मेरा मन मेरा ही अपोज कर रहा है. अपोज करने को बोलते हैं बेटा कंपनसेशन. क्या बोलते हैं? और मेरे अंदर इंटरनली हो रहा है, दैट विल बी नोन एज इंटरनल कंपनसेशन. क्या? इंटरनल कंपनसेशन. अभी आपने मेरे से कहा कि सर कल की छुट्टी कर दो. मैंने कहा नहीं, कोई छुट्टी नहीं होगी. ठीक है. फिर मैंने कहा कल छुट्टी होगी, तो नहीं सर कल पढ़ाने आओगे आप. ठीक है. इसका मतलब आप मेरा अपोज कर रहे हो और मैं आपका. आप और मैं अलग अलग हैं, एक ही है? अलग अलग है. तो दैट कंपनसेशन विल बी नोन एज एक्सटर्नल कंपनसेशन. समझ में आ गया? इन रेसिमिक मिक्सचर एक्सटर्नल कंपनसेशन विल बी प्रेजेंट. इसके ऑप्टिकली जो प्रॉपर्टीज है उनको कौन डिस्ट्रॉय करेगा? ये करेगा. और इसकी ऑप्टिकली प्रॉपर्टीज कौन डिस्ट्रॉय करेगा? ये डिस्ट्रॉय करेगा. सो अब फिर से सुन रहा हूँ. ये इक्विमोलर मिक्सचर in which 50% small d form and 50% small l form will be present will be known as racemic mixture. Racemic mixture is optically inactive due to external compensation. ठीक है, समझ में आ गया था कि जो वर्ड है ना, वर्ड वो याद रहेगा, एक्सटर्नल कंपनसेशन. क्लियर? ठीक है. ये तो हो गए आपके एनेंशियोमर्स. रेसिमिक मिक्सचर हो गया. अब मैं आपको बताता हूँ डाइस्टीरियोमर्स. व्हाट इज डाइस्टीरियोमर्स? देखो, डाइस्टीरियोमर्स आर दोज optically active compound which does not mirror image of each other, which does not mirror image of each other and does not, कुछ भी नहीं होता है, या तो मिरर इमेज होंगे और ना सुपर इम्पोज्ड होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल CH3 HOH HOH और ये CH3. मैंने यहाँ इसको फर्स्ट फॉर्म का, मैंने यहाँ मिरर लगाया. देन मिरर में इसकी कौन सी फॉर्म बनी? मिरर फॉर्म CH3. यहाँ क्या आया बेटा? OH OH H H और CH3. ठीक है. इसको दिया फर्स्ट और सेकंड. देखो, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. सुंदर देख, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट डज नॉट सुपर इम्पोज्ड. दीज आर नोन एज एनेंशियोमर्स. ठीक है. अब देखो मैं एक और बनाता हूँ. CH3 HOH और OH H और CH3 थर्ड वाला. अब मैंने क्या लगा दिया? मिरर लगा दिया. मिरर में क्या होगा? CH3 OH H OH और CH3 both are mirror image of each other but does not superimposed on each other. अब मैं क्या कहूँ? आपको रिलेशनशिप बताना है. फर्स्ट और सेकंड क्या है? एनेंशियोमर्स. मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. थर्ड एंड फोर्थ एनेंशियोमर्स. फर्स्ट एंड थर्ड डाइस्टीरियोमर्स. एग्जैक्टली क्या बोलूं? ये तो हो गया, पहली बात हो गई, पुराना है तो. ठीक है. फर्स्ट और थर्ड क्या है? डाइस्टीरियोमर्स. सेकंड एंड थर्ड डाइस्टीरियोमर्स. मिरर में OH OH एक साइड, लेकिन यहाँ OH OH अपोजिट साइड है. ऐसा थोड़ी होगा पैर की जगह हाथ चला जाए मिरर में और हाथ की जगह पैर आ जाए. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट third is a pair of diastereomer. Second and third is a pair of diastereomer.
मैं पेयर बनाता हूँ फर्स्ट और फोर्थ डाइस्टीरियोमर्स। ओके, मैं पेयर बनाता हूँ सेकंड एंड फोर्थ, दीज ऑल आर, और बताओ क्लियर है, रेसिम मिक्सचर, डाइस्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर्स। अच्छा एक और बताता हूँ, इफ इधर देखो, if same groups are lied in same direction then that will be known as thrioform, and if these are presented opposite direction these are known as erythroform। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, इरेथ्रो, एक चीज और बताता हूँ, मीजो, सब आपके पास नोट्सों में लिख रही है, ठीक है ना, कोई टेंशन मतलब। ठीक, मैं क्या बताता हूँ आपको, मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म के लिए क्या होता है, टू रिप्रेजेंट मीजोफॉर्म टू chiral carbon are present and one plane of symmetry will be present। प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। मीजोफॉर्म आर आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल आपस में अटैच है, मेरा ब्रेन मेरे ब्रेन के साथ अटैच है, लेकिन मेरा ब्रेन आपके ब्रेन के साथ अटैच नहीं है। अगर अलग अलग ब्रेन तो एक्सटर्नल कंपनसेशन, और अगर सेम ब्रेन तो इंटरनल कंपनसेशन। क्लियर है यहाँ तक की बात, गॉट इट। लोगे यहाँ पर आपकी यूनिट सेकंड क्या हुई, नोट्सों में से पढ़ना, आपके पास है, प्रॉब्लम आए तो मुझसे बात करना, पहले थ्योरी को याद करना, फिर मैं उनके सॉल्यूशन दूंगा। अब अपन नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे यूनिट 4 एरिन एंड एरोमेटिसिटी। ओके।